पिछले क्लास में हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहली से लेकर के 5वीं पंचवर्षीय योजना तक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके बाद 6वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे कि 6वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से लेकर के 31 मार्च 1985 तक के लिए बनाई गई। 6वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन करना। गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन करना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। थोड़ा सा उत्पादकता के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, एक उत्पादन होता है और एक उत्पादकता होती है। उत्पादक यानी प्रोडक्शन और उत्पादक यानी प्रोडक्टिविटी। उत्पादन का मतलब जैसे होता है कि अगर इस साल आपके खेत में अगर गेहूं का उत्पादन 10 क्विंटल हुआ है, तो अगले साल बढ़ करके ये 15 क्विंटल हो। तो ये 10 से कितना हो गया? 15, यानी ये हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा। उत्पादकता यानी ये जो 10 से 15 हुआ हो, कैसे हुआ? क्या आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई? यानी कुछ किया होगा आपने, कुछ नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया होगा, नए हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया होगा, कृषि की कोई दूसरी नई तकनीकी लाई होगी, जिसके वजह से ये हमारा उत्पादन बढ़ गया। यानी उत्पादन के बढ़ाने वाले संसाधनों में जो सुधार किया जाता है और उससे जो हमारा उत्पादन बढ़ता है, उसको प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। ये हमारा उत्पादन किन कारणों से बढ़ गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं हो पाया, तो उसके स्थान पर एक साल की 2 वार्षिक योजना चलाई गई। 1990-91 और 1991-92। पीछे हम लोगों ने 4 वार्षिक योजना के बारे में पढ़ा था। 1966 से 1969, यानी 66, 67, 67, 68, 68, 69 और एक 79-80 पढ़े, और 2 यहाँ, कुल 6 वार्षिक योजना हो गई। पीछे के कारणों में हमने बताया था कि जो 66 से 69 में वार्षिक योजना चलाया गया था, उसमें हमने कारण बताया था कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, उसमें 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, 1966 में अकाल हो गया। उन कारणों से चौथी पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं हो पाया था और वार्षिक योजना चलाई गई। 79 से 80 में जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। इन कारणों से वहां वार्षिक योजना चलाई। यहां क्या कारण था जिसकी वजह से वार्षिक योजना चलाई? 1990 से 92 के यहां जो मुख्य रूप से कारण था, वो इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट। भारत में सबसे बड़ा जो आर्थिक संकट आया था 1991 का, 1990 का आर्थिक संकट आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था, वो $1 अरब से भी घटकर कम हो गया। आज हम लोगों का जो विदेशी मुद्रा भंडार है लगभग $450 अरब के ऊपर है।
यानी आज की तुलना और उस समय की तुलना किया जाए तो सबसे बड़ा जो आर्थिक संकट आया था ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, वो 1990 में आया था। और इन्हीं कारणों से 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई। थोड़ा सा हम लोग नई आर्थिक नीति के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग बनाएंगे नई आर्थिक नीति। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये नई आर्थिक नीति। पहला क्वेश्चन होता है कि नई आर्थिक नीति कब चलाई गई? तो 19 जुलाई 1991, 19 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति लागू की गई। इसको जब लागू किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। और इसको लागू किसने किया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। 2-3 क्वेश्चन में कब लागू किया गया? 1991 में। प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। किसने लागू किया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए कहा जाता है कि वास्तव में किसी ने कांटों का सरताज पाना तो पीवी नरसिम्हा राव। जब इनके पहले अगर देखा जाए 90 से पहले का, तो जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और जब विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया तो कांग्रेस वालों ने मिलकर के पीवी नरसिम्हा राव को क्या कर दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। ये प्रधानमंत्री बनते हुए पूरे देश के बनते ही पूरे देश के अर्थशास्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में उन्होंने ये प्रश्न रखा कि हम लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, किस तरह से इस संकट से बाहर आए। जब घर संपन्न रहता है उस समय घर का मुखिया बना दिया जाए, और इकोनॉमिक क्राइसिस हो उस समय किसी को घर का मुखिया बना दिया जाए तो घर चलाने में बहुत ही कठिनाई होती है। वही स्थिति नरसिम्हा राव के सामने थी। ये पूरे अर्थशास्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाए और कहे कि इस समस्या से, आर्थिक संकट से किस तरह से बाहर निकला जाए, इसके लिए उपाय बताइए। तब उस सम्मेलन में ये डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बैठे थे। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इन्होंने हाथ उठाया कि हम जो कर रहे हैं वो नीतियां आप लागू कर दीजिए और उसके बाद भारत क्या हो जाएगा? आर्थिक संकट से बाहर चला जाएगा। कहे कि चलिए आइए आपको हम वित्त मंत्री बनाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और इन्होंने बताया एलपीजी 3 नीतियां लागू की गई उसी समय। एलपीजी इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ये 3 नीतियां नई आर्थिक नीति के तहत लागू की गई, जिसको एलपीजी के नाम से जानते हैं। एल
का मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और G का मतलब ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण के भी नाम से जाना जाता है। अब एक एक के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है। उदारीकरण, देखिए उदारीकरण के तहत जो पहला कदम माना जाता है वो लाइसेंसिंग सिस्टम को समाप्त करना, यानी जो पहले भारत में कड़े कानून थे, कठोर कानून थे, कठोर कानूनों में लोचता प्रदान करना। तो जब उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई तो उसमें जो सबसे पहला कदम माना जाता है वो लाइसेंसिंग सिस्टम को समाप्त करना, यानी पहले उद्योगों को लगाने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ी, और जब उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई तो उसमें लाइसेंसिंग सिस्टम को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। शुरू में 18 उद्योगों को छोड़ करके बाकी सभी उद्योगों से लाइसेंसिंग सिस्टम समाप्त कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में 5 उद्योगों को छोड़ करके बाकी सभी उद्योगों से लाइसेंसिंग सिस्टम समाप्त कर दिया गया। उदारीकरण की प्रक्रिया के तहत मल्टीनेशनल कंपनियों का भी आगमन होता है। मल्टीनेशनल कंपनियां यानी जो कई देशों में अपना व्यापार करती है उसको मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है, और मल्टीनेशनल कंपनियों का आगमन भी उदारीकरण की प्रक्रिया के तहत शुरू होता है। विदेशी जो कंपनियां हैं आकर के भारत में अपना उत्पादन करने लगी, अपना व्यापार करने लगी। उदारीकरण की प्रक्रिया के तहत और भी कठोर कानून थे, जैसे हेरा। हेरा का पूरा नाम होता है फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेटिंग एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेटिंग एक्ट, विदेशी विनिमय एवं नियमन अधिनियम। फेरा 1973 1973 यह एक कठोर कानून है। ये 1973 में बनाया गया था। फेरा विदेशी विनिमय एवं नियमन अधिनियम। जब उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई तो फेरा को हटा करके इसके स्थान पर एक नया कानून बनाया गया जिसका नाम है फेमा। फेमा 1999। फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं इसको। फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी विनिमय एवं प्रबंधन अधिनियम। प्रबंधन अधिनियम। अब देखिए फेमा से भी कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फेमा कब बनाया गया? 1999। लागू कब किया गया? तो 2000। पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? तो 2002। बनाया कब गया? 99। लागू कब किया गया? 2000। पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? तो 2002 में। पूर्ण रूप से लागू का मतलब यह है कि जब फेमा लागू किया गया तो इसको 2 साल का समय दिया गया कि जो फेरा के तहत जो मामले लंबित थे उसको निपटारा कर लिया जाए। इसलिए 2 साल को इसको समय दिया गया और पूर्ण रूप से फेमा 2002 से लागू होता है।
फेमा और फेमा, फेरा और फेमा दोनों में थोड़ा अंतर समझिए, क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। फेरा के तहत जब कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता था तो उसको आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार के दंड दिए जाते थे, लेकिन जब फेरा के स्थान पर फेमा लाया गया तो इसमें से आर्थिक दंड शारीरिक दंड हटा दिया गया, केवल इसके तहत कौन सा दंड लगता है, आर्थिक दंड लगता है। इसके तहत जब कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उस पर मुकदमा चलाया जाता है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको कहा जाता है, और प्रवर्तन निदेशालय का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो नई दिल्ली में। और भी बड़े कड़े कानून थे, जैसे MRTP एक्ट। MRTP एक्ट 1969, पूरा नाम होगा इसका मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस। एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार एवं व्यवहार अधिनियम। ये एक बड़ा कानून था MRTP एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है MRTP एक्ट कब बनाया गया था, 1969 में। पूरा नाम क्या है, तो मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस, एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार एवं व्यवहार अधिनियम। यह एक बड़ा कानून था, उद्योगों को लगाने के लिए इसमें मोनोपोली होते थे, यानी जो बड़े उद्योगपति थे वो एक लाइसेंस के बाद दूसरे लाइसेंस के लिए अपना जो हम लोगों का मिनिस्ट्री था, मंत्रालय था, वहां पहुंचे रहते थे कि इसको भी हमको दे दीजिए, इसको भी हमको दे दीजिए। तो इस तरह की व्यवस्था थी जिसमें वो एकाधिकार हो जाता था, एक ही उद्योगपति को बहुत सारे लाइसेंस मिल जाते थे उद्योग करने के लिए। लेकिन जब ये उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई तो इसको समाप्त करके और इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धात्मक कानून 2002 लाए।